बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार बार ग्राफ को देख लेते हैं क्या होता है। तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्चर के रूप में, ठीक है, जो एक ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर की फॉर्म में एक ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बार्स हैं। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में जब हम ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है, तो इसे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें एक डाटा दे रखा होता है टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, उस डाटा को हम देखकर ये बार ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, बार ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल रे, जो कि ये होता है। ठीक है, अब वर्टिकल रे के ऊपर हम इस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रे पे हम चीज़ों को लिखते हैं जो हमें डाटा में दे रखी होती है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये हम वर्टिकल पे लिख सकते हैं, और जो वर्टिकल के ये नंबर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। जो बार ग्राफ होते हैं हमारे, वो 2-3 टाइप के होते हैं। ठीक है, रेंज बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपको बड़ी क्लासेस में आएगा। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ बार ग्राफ को पढ़ना है, बार ग्राफ क्या होता है और बार ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो बार ग्राफ के अंदर ऐसे बार्स होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। ग्रुप डाटा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक ऐसा डाटा जिसके अंदर काफी सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन हो। जैसे कि ये एक आप देख सकते हो बार ग्राफ, इसका अगर मैं डाटा बनाऊं तो इस डाटा के अंदर 5 कलर्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप देख सकते हो ना 5, तो इस डाटा के अंदर 5 इंफॉर्मेशन है, तो इसको ग्रुप्ड डाटा कहते हैं, यानी कि उसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होना। ठीक है, तो डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। बार ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब हम बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो ये आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं और ये उनके मार्क्स जो क्लास के अंदर आए वो दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसका हमें बार ग्राफ बोला है, बार ग्राफ इसका बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, मार्क्स को, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इसको हम वर्टिकल पे बनाएंगे। वर्टिकल क्या होती है? इस वाली लाइन को हम वर्टिकल कहते हैं। ओके, और जो नेम है हमारे स्टूडेंट्स के उसको हम हॉरिजॉन्टल रे पे बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? इस रे को हम हॉरिजॉन्टल रे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रे बनानी है। ठीक है, और फिर आपको ऐसे वर्टिकल रे बनानी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे 0 से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे नंबर्स को ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब नंबर्स को कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। कैसे लिखना है नंबर्स को? तो देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे पास 450, 500, 300, 360 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का गैप लेंगे। ठीक है, आप 50-50 का भी गैप ले सकते हो, 20-20 का भी गैप ले सकते हो, बट अगर आप 20-20 का गैप लोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिया 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, ऐसे ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका डाटा किस टाइप का है, डाटा में कैसे कैसे नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा में 450, 500, 300, 360 है, तो हम यहाँ पे 100 का गैप लेते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है?
जो आपने वर्टिकल लाइन पे नंबर्स को लिखा, उन नंबर्स के बीच का जो गैप होता है, उन नंबर्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम स्केल कहते हैं, और उसको हम लिखते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 100। यहाँ पे 100 का गैप है, हर एक यूनिट के बीच 100 का गैप है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिखा 1 यूनिट इक्वल टू 100। अगर मैं 50-50 का गैप लेके बनाता, जैसे कि 0, 50, 100, फिर 150, फिर 200, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 1 यूनिट इक्वल टू 50, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे नंबर्स ले लिए तो आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने 1 यूनिट को कितने नंबर्स का लिया है। यहाँ पे 1 यूनिट को 100 मार्क्स का लिया है, तो ये हमें लिखना ज़रूरी है हर एक बार ग्राफ को बनाते वक्त, ठीक है। अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी तैयार हो जाएगी, वर्टिकल लाइन आपकी तैयार हो जाएगी, तब आपको हर एक डाटा को लेना है। जैसे अजय को लिया हमने, अजय के मार्क्स कितने हैं, 450, तो हम इस तरीके से एक बार बनाएंगे, ठीक है, और उस बार को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 450 तक। आप देख सकते हो 0 से लेकर यहाँ तक 400 है, 500 और 400 के बीच क्या आता है, 450, तो यहाँ तक हम इस बार को ले जाएंगे, ठीक है, और ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद हम गैप देंगे थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद अगले डाटा को लिखेंगे बाली, जो कि 500 है, तो बाली का एक बार बनाएंगे और उसको 500 पे ले जाएंगे। ऐसे दीप्ति को 300 है, तो दीप्ति को यहाँ पे 300 पे ले जाएंगे। तो हर बार के बीच आपको एक थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है, ताकि आप पता लगा सको आराम से कि कौन सा अजय का है, कौन सा बाली का है, कौन सा दीप्ति का है। तो एक गैप देना है आपको बीच में, और इक्वल गैप देना है, ठीक है, सबके बीच इक्वल गैप देना है, और जो जो उनके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स तक उनके बार को बनाना है। तो इस तरीके से पूरा बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन यानी कि बनता है, ये ऐसे डेवलप होता है ये। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कहाँ लिए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स लेने के बाद नीचे मेंशन करना है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिए। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो आपने वर्टिकल लाइन पे लिए हैं, तो यहाँ पे आपको साइड में लिखने हैं मार्क आउट ऑफ 600 भी लिख सकते हो, या फिर मार्क्स ऑब्टेन भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ओके। तो अब हम करते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में आपको 2 डाटा दे रखे होंगे। अभी हमने पीछे बार ग्राफ देखा था, बार ग्राफ में आपको एक ही डाटा दे रखा होता है, लेकिन डबल बार ग्राफ में आपको 2 डाटा दे रखे होते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, यहाँ पे आपको 2 डाटा दे रखे हैं, एक डाटा ये दे रखा है, एक डाटा ये दे रखा है। तो डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आपको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल मंथ का डाटा दे रखा है, तो आपको इनको मेंशन करना है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल इन सबको मेंशन करना है, ठीक है। वर्टिकल में जैसे कि हमने बार ग्राफ में करा था, वैसे ही वर्टिकल में हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको डाटा को देख के पता लगेगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 1/4, 4, 4, 7, 3/4, 8 इस जैसा डाटा है। मतलब मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम कितना है 8, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इसमें तो आप 100 का गैप लोगे नहीं, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या गैप ले सकते हो, या तो 1 का, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 2 का गैप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको नंबर्स को देखना है, उससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपका क्या गैप रहेगा, ठीक है, नंबर्स के बीच क्या स्केल रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने बार ग्राफ में स्केल मेंशन करना है, वैसे डबल बार ग्राफ में भी आपको स्केल को मेंशन करना है, ठीक है। इसमें 1 यूनिट इक्वल टू 1 हावर ले रखा है, यानी कि 1 का गैप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये पूरा आपको लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जब इसको स्केल से बनाओगे, किस पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो आपको डिस्टेंस मतलब 2 नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम रखना है। जैसे 7 से 8 इसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो 7 से 6 का भी 1 सेंटीमीटर होगा, 6 से 5 का भी 1 सेंटीमीटर होगा, 5 से 4 भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो गैप बिल्कुल सेम रखना है, ओके।
सिमिलरली यहाँ पर भी आपको गैप सेम रखना है, ठीक है। जैन से फैब के बीच का गैप, फैब से मार्च के बीच का गैप, मार्च से अप्रैल का, मतलब सबका गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। चार्ट पेपर पे कह रहा हूँ, बार ग्राफ पे हमेशा गैप सेम होना चाहिए, ठीक है, डाटा के बीच। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैप हमेशा सेम रहे, ठीक है। तो वो ये वर्टिकल पे आपको नंबर्स को मेंशन करना है, हॉरिजॉन्टल पे आपको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको मेंशन करना है, ठीक है। स्केल आपको पूरा मेंशन करना है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है। बस अब फर्क क्या है बार ग्राफ में और डबल बार ग्राफ में। बार ग्राफ में एक बार होता है और डबल बार ग्राफ में दो बार होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, जैसे जैन मंथ में 2 और 1/2, 1 अपॉन में 2, ये दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आप 2 के लिए बनाओगे, ठीक है। ये आपने बनाया 2 के लिए, ये वाला बार किसके लिए बनाया आपने, 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन के लिए आप एक और बार बनाओगे उसी के साथ में, उसी को टच करता हुआ, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो पहले आप, क्या मिक्स फ्रैक्शन में है ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/2 आएगा, ठीक है। 3/2 यानी कि आपका 1.5। 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, करेक्ट। 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। तो 1.5 कहाँ आएगा, 2 और 1 के बीच में। तो ये देखो, ये रहा इसका बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डबल बार्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। एक बार इसके लिए बनेगा, एक बार इसके लिए बनेगा, ठीक है। ऐसे डबल बार्स बनेंगे। बस यही डिफरेंस है बार ग्राफ में और डबल बार ग्राफ में। एक चीज और, कौन सा बार किसके लिए है ये आपको कैसे बताना है ग्राफ में, तो उसके लिए आपको ये चीज और ऐड करनी पड़ेगी डबल बार ग्राफ में। ये चीज क्या शो करती है, देखो ये है अनशेड बॉक्स। अनशेड मतलब ये जो अनशेडेड बार्स हैं, आप देख सकते हो अनशेडेड बार्स, ये वाले, ये अनशेडेड बार्स मैरगेट को शो कर रहे हैं। मैरगेट यानी कि ये वाला डाटा, इस डाटा को अनशेड बार्स शो कर रहे हैं, ठीक है। और शेड वाला क्या, एबरडीन का डाटा, ये वाला डाटा शेड वाले बार्स शो कर रहे हैं। तो बस डबल बार ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एक बार को आपको शेड नहीं करना और एक बार को आपको शेड करना है, ठीक है। और जो बार को आप शेड नहीं करोगे वो एक पर्टिकुलर एक डाटा को रिप्रेजेंट करेगा जो आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो बार को आप शेड करोगे वो शेडेड बार दूसरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा जिसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो बस यही डिफरेंस है। अब जब मैं आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो ये बार ग्राफ डबल बार ग्राफ सामने आपके बनवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये बार ग्राफ डबल बार ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। और कैसे इनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कैसे इनसे इंफॉर्मेशन को पता लगाना है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको बार ग्राफ बनाना नहीं है, बार ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। आपको इस बार ग्राफ को देख के इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 5 पेट्स दे रखे हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर्स, ठीक है। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैट का, क्योंकि कैट का जो ये बार है सबसे बड़ा है, कैट का बार सबसे बड़ा है और 10 है। कहाँ पे है इसका बार, ये 10 पर, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, कैट्स। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव अ डॉग एज अ पेट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितने चिल्ड्रंस हैं जिनके पास डॉग एज अ पेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉग्स कितने स्टूडेंट्स यानी कि कितने चिल्ड्रंस के पास है, 8, ठीक है। डॉग्स यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने कैसे एक बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन को निकाला और इंफॉर्मेशन को निकाल के इन क्वेश्चंस का जवाब दिया, ठीक है।
अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द बार ग्राफ। आपको इस बार ग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बार ग्राफ नहीं बनाना, ऑलरेडी बार ग्राफ दे रखा है, आपको उसको अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है इस बार ग्राफ को और क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। तो समझते हैं इस बार ग्राफ को। इस बार ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है, लगातार ईयर्स, यानी कि 1989 के बाद 1990 आता है, 1990 के बाद 1991, 1991 के बाद 1992, ऐसे ही 93। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 5 साल, ठीक है, जिसमें एक भी साल का गैप नहीं हो। तो 1989 से 1993 ये 5 साल का पूरा डाटा आपको दे रखा है और इन 5 सालों में कितनी बुक सोल्ड हुई उसके ऊपर ये डाटा, उसके ऊपर ये बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1991 में कितनी बुक सोल्ड हुई, ठीक है, इस बार ग्राफ को देखकर। यहाँ पे एक स्केल भी आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स, यानी कि इसके बीच जो 1 सेंटीमीटर के गैप दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप क्या शो कर रहा है, हर एक 1 सेंटीमीटर के गैप में 100 बुक्स आती हैं, ठीक है। तो 0, 100, 200, 100 का यहाँ पे गैप है। हमने बार ग्राफ को रीड कर लिया, अब क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई और 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई, ठीक है। तो अब देखो 1989 का बार जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आपको स्केल रखना है और स्केल से ऐसे आपको देखना है, ठीक है। जैसे स्केल से आप लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, स्केल से लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है 200 से थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है, और 100 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर 100 से 200 के बीच हुआ, ठीक है। अब ये अगर मैं इसका बिल्कुल हाफ कर दूँ तो हाफ का ही यहाँ आएगा, हाफ से भी ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 150 से 200 के बीच आएगा। 200 और 100 का हाफ कितना होगा, 150 तो होगा, ठीक है। अब देखो ये 150 और 200 के कहीं बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 150 और 200 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 175। 1989 में कितनी बिकी, 179, 175, ठीक है। ये आपका 150 हो गया, 150 और 200 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 50 होगा और 50 का हाफ कितना होता है, 25, ठीक है। तो 150 प्लस 25 175, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता लगाना है। 1990 में आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेकर आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 450 कहाँ आएगा, कहीं बीच में, 500 और 400 के बीच में ये रहा 450 और 450 और 500 के बीच में आ रहा है ये भी कहीं, इसका मतलब ये कितनी बिकी होगी यहाँ पे, 475। समझ आ रहा है, ये 450 हो गया और 450 और 500 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 475। 1990 में कितनी बिकी, 475। 1992 में आप पता लगाओगे, 1992 को आप सीधा लेके जाओगे तो ये 200 से हल्का सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, कम से कम 250। तो 250 और 200 के बीच आ रहा है, तो 250 और 200 के बीच यानी कि 225, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल बुक्स आ जाएगी जो इन 3 सालों में बिकी। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सिर्फ 1989 में कितनी बिकी, 1990 में कितनी बिकी और 1992 में कितनी बिकी। तो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे 1989 में कितनी बिकी, 175, 1990 में कितनी बिकी, 475 और 1992 में कितनी बिकी, 225, ठीक है। ये इसका आंसर है। और अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास इन तीनों सालों में टोटल कितनी बिकी उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड। तो 475 बुक कब बिकी थी, 1990 के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 475
बुक्स सोल्ड इन 1990, ओके। और 225 1992, 225 बुक्स सोल्ड इन 1992, ओके। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, किस साल के अंदर 250 से कम बुक्स बिकी। तो आप देखोगे एक तो है 1989 जिसमें 250 या से कम बिकी, ठीक है। 250 कहाँ है, यहाँ पे 300 और 200 के बीच में, ठीक है। तो 1989 में 250 से कम बिकी, और एक है आपका 1992 जिसमें 225 बिकी थी, यानी कि 250 से कम। तो इसका आंसर आ जाएगा 1989 एंड 1992, इन दोनों साल 250 बुक से कम बिकी थी। फोर्थ पार्ट क्या है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपको कैसे पता लगा कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। तो इसमें लिखेंगे हम बाय ऑब्जर्विंग दी बार ग्राफ। आपने बार ग्राफ को देखा, उसको अच्छे से रीड करा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करा, तभी आपको पता चला। ये सारे ऊपर के क्वेश्चंस का जवाब, पूरी इंफॉर्मेशन आपने को पूरी इंफॉर्मेशन कंक्लूड तभी हुई, ठीक है। तो सिंपली हमने ऑब्जर्व करा बार ग्राफ को, एंड देन वी कंक्लूड दैट, एंड वी कंक्लूड number of books sold in 1989, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो अब हमें एक डाटा दे रखा है और उसको हमें बार ग्राफ पे बनाना है। क्या है इस डाटा के अंदर, हमें क्लासेस दे रखी हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और चिल्ड्रंस दे रखे हैं कि 5th क्लास में कितने हैं, 6th क्लास में कितने हैं, 7th क्लास में कितने हैं, ओके। तो अब इसका बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा अवेलेबल है, तो इसका बार ग्राफ बनेगा। 2 डाटा अवेलेबल होते तो हम इसका डबल बार ग्राफ बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लो, ठीक है। ये मैंने एक देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अब मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको सबसे पहले बनानी है। अब आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, क्लासेस के बारे में, 5th 6th 7th। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल पे रिप्रेजेंट करो, क्लास, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को आप वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्केल डिसाइड करना है, ठीक है। अब स्केल कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे 135 120 95 100 है, तो नंबर छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो आप यहाँ पे 10-10 का भी गैप ले सकते हो, और 20-20 का भी गैप ले सकते हो, 30-30 का भी गैप ले सकते हो, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 10-10 का गैप लूँगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप कोई भी गैप ले सकते हो, ठीक है। 30 से ऊपर मत लेना। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130 एंड देन 140, ठीक है। मैक्सिमम 135 तक है, तो ये अंदर आ जाएगा इसके। अब सबसे पहले यहाँ पे हम 5th क्लास को मेंशन करते हैं, ठीक है। 5th क्लास का बार बनाते हैं। तो 5th में कितने हैं, 135 स्टूडेंट्स। तो 135 यानी कि 140 और 130 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका बार बना देता हूँ मैं यहाँ पे पूरा।
तो ये मैंने 135 जो कि यहाँ पे आ रहा है इसका पूरा एक बार बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको 6th का, फिर 7th का, फिर 8th का, 9th का और 10th का भी बार बनाना है। अभी जो 5th है आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो, 5th, 6th, 7th, 8th, या फिर इसके अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्लास का बार बनाते हैं, 120 है। ठीक है, 120 यानी कि कहीं यहाँ आ रहा होगा, तो मैं गैप यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, 2 ब्लॉक्स का यहाँ पे गैप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 120 का आप देख सकते हो 6th क्लास के लिए बार बनाया है। ठीक है, नीचे क्या मेंशन कर देंगे हम, 6th। ओ, अब 7th क्लास का बनाते हैं। 7th क्लास का आपको देखो गैप छोड़ना है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का गैप छोड़ा था तो यहाँ पर भी 2 ब्लॉक्स का गैप। 7th का बनेगा 95, 95 यानी कि यहाँ पर गई, तो ये बनेगा यहाँ। ठीक है, 100 और 95 के बिल्कुल बीचों बीच। तो देखो ये 95 का मैंने एक बार बनाया है। ठीक है, 100 और 90 के बीच आ रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7th क्लास को। ठीक है, अब ऐसे ही 8th, 9th और 10th का भी बनाते हैं। 8th का आएगा 100 पे। ठीक है, 100 पे बना रहा हूँ, 9th का 90 पे और 10th का 80 पे, तो सबका बना रहा हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हो 8th का 100 पे आ रहा था, तो मैंने ये 100 का एक बार बनाया है। इसका क्या होगा, 8th। ठीक है, 9th का 90 पे आ रहा था, तो आप देख सकते हो 9th का 90 पे आ रहा है, 10th का 80 पे, तो ये हमारा 10th का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पे पूरा लिखना है, वर्टिकल पे पूरा लिखना है। अब लास्ट काम रह गया, एक चीज और मेंशन करनी है, वो आपका है स्केल। ठीक है, स्केल कितना है यहाँ पे, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट। कितना लिया आपने, 10 चिल्ड्रंस। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपको और मेंशन करना है, और ये आपका हो गया बार ग्राफ पूरा। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा वो जो डाटा आपको दे रखा था, आपने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करा। तो अब ये पार्ट है इसका, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो आपने स्केल को कैसे चूज करा, तो स्केल हमने 10 चिल्ड्रंस का लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। ये हमने डाटा को देख कर लिया। ठीक है, हमने 10-10 का गैप इसलिए लिया ताकि हमें इंफॉर्मेशन क्लियरली पता चल जाए। मतलब जब हम एक बार ग्राफ बनाएं, तो बार ग्राफ बनाने के बाद हमें क्लियरली पता चल सके कि 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, 6th क्लास में कितने बच्चे हैं, 7th क्लास में कितने बच्चे हैं। इससे इंफॉर्मेशन और क्लियर हो गई। स्केल हमने 10 चिल्ड्रंस का लिया, अगर मैं 30 चिल्ड्रंस का लेता तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को लेने में हमें दिक्कत होती। अगर मैं 50 का स्केल लेता तो इंफॉर्मेशन को लेने में और भी दिक्कत होती। तो 10-10 का गैप लेने से हमें इंफॉर्मेशन ईजिली और क्लियरली समझ में आ रही है इस बार ग्राफ को देख के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई चूज 1 यूनिट इक्वल टू 10 because it give clear and better difference between students, number of students in classes। तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। ठीक है, तो आपको बताना है किस क्लास में मैक्सिमम चिल्ड्रन है और किस क्लास में मिनिमम। तो हम इसको भी देख सकते हैं या फिर अपने बार ग्राफ को भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा बार 5th क्लास में बन रहा है और सबसे छोटा बार 10th क्लास में बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियरली आपको पता चली गया कि 5th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। मैक्स का है 5th क्लास और मिनिमम का है 10th क्लास। ठीक है,
सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, आपको 6th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 6th टू द 8th, तो 6th में कितने बच्चे हैं? 6th क्लास का बार देखो 120, 8th का बार 100। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा? 12 अपॉन में 10। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10, ये आ गया कितना? 6 अपॉन में 5, यानी कि रेशियो आपका क्या हुआ? 6:5। ठीक है, ध्यान रखना 6th to 8th पूछा है, यानी कि जो पहले आएगा वो ऊपर रखना है आपने। 6th पहले आया तो 6th को आपको ऊपर रखना है, 8th बाद में है तो 8th को आपको नीचे रखना है। ठीक है, 6 to 8th आ गया, तो इस तरीके से 6:5 इसका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।